हेलो बच्चों, दिस इज़ प्रदीप चौरसिया। वेलकम्स ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल न्यू गुरुकुल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे से होंगे। और आने वाली 1 अप्रैल यानी कि परसों से आप लोगों की क्लासेस फिर से शुरू हो रही हैं। जो 9th पास करके 10th में गए होंगे तो उनके लिए कुछ सब्जेक्ट्स नए होंगे। मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगा कि जो आपका क्लास 9th का साइंस था वो 10th की साइंस की अपेक्षा थोड़ा टफ़ है। उसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा हैं जो समझने के काबिल हैं। अगर आप उनको अच्छे से समझ लेते हैं तो आपका जो 10th का साइंस है वो एकदम इजी हो जाएगा। और जो मैथ है आपका वो भी 9th की अपेक्षा काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे हम धीरे धीरे करके चीज़ों को ख़त्म करेंगे और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों ने 9th को बहुत अच्छे से पढ़ा होगा और आप सभी के अच्छे मार्क्स भी आए होंगे, जिनके रिज़ल्ट्स आ गए होंगे। और अगर जिनके रिज़ल्ट्स नहीं आए होंगे तो वो अपने रिज़ल्ट्स का वेट कर रहे होंगे। और हमारी तरफ से सभी को शुभकामनाएं कि सबके जो है रिज़ल्ट्स अच्छे आएँ। तो आज यहाँ पे हम क्लास 10th का साइंस है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। तो जो विज्ञान है उसे 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक भौतिक विज्ञान, दूसरा रसायन विज्ञान और तीसरा जीव विज्ञान। तो हम सबसे पहले रसायन विज्ञान पढ़ेंगे। तो रसायन विज्ञान में हम यहाँ पे धातु और अधातु से शुरू ना करके या फिर अम्ल, क्षार और लवण से शुरू ना करके सबसे पहले हम पढ़ेंगे तत्वों का वर्गीकरण। हम यहाँ पे तत्वों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और फिर चीज़ों को समझेंगे कि आखिर में चीज़ें वर्गीकृत यानी कि जो तत्व हैं उनका वर्गीकरण क्यों किया गया, उनके करने के फ़ायदे क्या क्या हैं, और वर्गीकरण के द्वारा हमको जो रसायन विज्ञान है वो इजी कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो ये जो है अध्याय 5 है। मैं यहाँ पे केमिस्ट्री का अध्याय 1 ना शुरू करके अध्याय 5 से शुरू कर रहा हूँ। तो तत्वों के आवर्त का वर्गीकरण चैप्टर का नाम है और आपके एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 5 है। तो चलिए हम यहाँ पे शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम बात करेंगे तत्वों का वर्गीकरण। वर्गीकरण को शुरू करने से पहले हम जानेंगे कि जो हमारी केमिस्ट्री यानी कि जो रसायन विज्ञान है उसमें अभी तक कुल कितने तत्व हैं। तो उसमें अभी तक कुल 118 तत्वों को ज्ञात किया जा सका है। यानी कि अभी तक कुल कितने तत्व ज्ञात किए गए हैं? 118 तत्व। और अब चूंकि 118 तत्व हैं तो सबके गुण एक जैसे नहीं होंगे, यानी कि सबके गुणधर्म एक जैसे नहीं होंगे। जैसे मान लीजिए आपकी क्लास 10th है तो क्लास 10th में मान लीजिए आपके 50 बच्चे हैं, तो क्या वो 50 बच्चे एक जैसे पढ़ने में होंगे? उम्मीद क्या एकदम श्योरिटी के साथ मैं कहता हूँ कि एक जैसे नहीं होंगे। हो सकता है किसी की मैथ अच्छी हो, किसी की साइंस अच्छी हो, तो हो सकता है कोई हिंदी में परफेक्ट हो और किसी की इंग्लिश स्ट्रांग हो। तो इसी प्रकार जो हमारे केमिस्ट्री के एलिमेंट्स हैं तो इन सब के गुणधर्म एक जैसे नहीं हैं। हाँ, कुछ के एक दूसरे से मैच करते हैं। तो इन्हीं सिमिलरिटी के कारण इनका जो है इनके गुणधर्म के आधार पर अलग अलग समूहों में क्या किया गया? व्यवस्थित किया गया। और इस प्रकार से जो व्यवस्था बनी उसे हम यहाँ पे एक सारणी नाम देते हैं या फिर हम कह सकते हैं आवर्त सारणी। तो जो ये वर्गीकरण था ये सबसे पहले 2 भागों में किया गया। ये जो वर्गीकरण था सबसे पहले 2 भागों में किया गया। एक तरफ क्या किया गया? मेटल, और दूसरी तरफ नॉन मेटल, यानी कि जिसको बोलते हैं धातु और अधातु। ठीक है। तो ये जो वर्गीकरण का खेल था, ये वर्गीकरण की जो कहानी थी, सबसे पहले इसको एक रसायनविद थे जिनका नाम था डॉबराइनर। तो डॉबराइनर ने जो अपना नियम दिया उसको बोला गया डॉबराइनर का त्रिक। लेकिन इनका जो त्रिक था वो ज़्यादा कारगर साबित नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 त्रिक ही ज्ञात किए। मतलब इन्होंने अपना जो अध्ययन किया उस अध्ययन के द्वारा इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 त्रिक ही ज्ञात कर पाया, या फिर सिर्फ 3 ही त्रिक ये कह सकते हैं कि इन्होंने अपने अध्ययन के द्वारा खोजा। तो इनके जो त्रिक का जो सिद्धांत था उन्होंने कुछ इस प्रकार दिया कि अगर हम 3 तत्वों का त्रिक बनाएं और वो जो तत्व हैं वो अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में, यहाँ पे ध्यान देना आपको, अवरोही क्रम नहीं, आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम में। यहाँ पे जैसे मान लीजिए तत्व 1 है, ये 2 है और ये 3 है। ठीक, इसको मैंने नाम दिया 1, ये 2, ये 3। ठीक है, समझाने के लिए आपको मैं बता रहा हूँ। यहाँ पे देखिए ये परमाणु द्रव्यमान है। जैसे मान लीजिए ये पहला वाला एलिमेंट है, इसका परमाणु द्रव्यमान 1 है, दूसरे वाले का 2 है और तीसरे वाले का 3 है। तो इन्होंने बताया कि जो बीच वाला तत्व है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा
जो पहले और तीसरे का जो परमाणु द्रव्यमान का औसत होगा वो दूसरे परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। यहाँ पे अगर हम ऐसे बोलें कि जो दूसरे का परमाणु द्रव्यमान है वो पहले और तीसरे का, यानी कि ये इसका और ये जो पहला है और ये जो तीसरा है, इसका जो परमाणु द्रव्यमान का जो औसत है वो दूसरे वाले एलिमेंट के परमाणु द्रव्यमान के बराबर होगा। आई थिंक समझ में होगा आप लोगों ने। औसत पढ़ोगे से मान लीजिए दो तत्वों का या फिर दो पदार्थों का औसत निकालना हो तो हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के क्या करते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे। यानी कि अगर हमको औसत निकालना होता तो क्या करते हैं, सम ऑफ टोटल टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। यानी कि अगर मान लीजिए 4 लोग हैं तो 4, जैसे मान लीजिए किसी के वजन का हम औसत निकालते हैं तो 4 लोग हैं तो चारों लोगों के वजन को जोड़ के 4 से डिवाइड कर देंगे। इसी प्रकार जब 2 चीज़ों का औसत निकालते हैं तो जैसे मान लीजिए हम 2 लोगों की आयु का औसत निकाल रहे हैं तो दोनों लोगों की आयु को जोड़ देंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स, जितने पद होंगे उनसे हम डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने बताया ना कि बीच वाला जो तत्व है इसका जो परमाणु द्रव्यमान होगा पहले और तीसरे परमाणु द्रव्यमान के औसत के बराबर होगा। तो इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 त्रिक ही ज्ञात किया। पहला जो त्रिक था वो लिथियम का था, सोडियम का और पोटेशियम का। दूसरा त्रिक जो था कैल्शियम, स्ट्रेंटियम और इसको स्ट्रेंसियम बोलते हैं। तीसरा जो था बेरियम। यहाँ पे दूसरे वाले में 3 एलिमेंट थे। यहाँ पे ध्यान देना कि पहले वाले ग्रुप में या पहले वाले त्रिक में हाँ, तो देखिए यहाँ पे जो इन्होंने 3 त्रिक ज्ञात किए थे, ये देखिए 1, 2 और ये 3, ठीक। तो जो पहला त्रिक था या पहला ग्रुप था उसमें 3 एलिमेंट्स थे, लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम। तो यहाँ पे जो सोडियम का परमाणु द्रव्यमान था वो लिथियम और पोटेशियम के परमाणु द्रव्यमान का औसत था। इसी प्रकार जो स्ट्रेंसियम है, स्ट्रेंसियम का जो परमाणु द्रव्यमान है वो कैल्शियम और बेरियम के परमाणु द्रव्यमान के एवरेज परमाणु द्रव्यमान के बराबर था। और ये तीसरा जो त्रिक था क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो यहाँ पे जो ब्रोमीन है इसका जो परमाणु द्रव्यमान है ये क्लोरीन और आयोडीन के परमाणु द्रव्यमान के लगभग औसत के बराबर था, ठीक। तो यहाँ पे ये जो है सिर्फ 3 त्रिक ज्ञात कर सके थे। तो अन्य तत्वों का इन्होंने क्या किया, परमाणु द्रव्यमान नहीं ज्ञात कर सके, या फिर कह सकते हैं कि जो अन्य तत्व थे। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि इनकी ये जो डॉब्राइनर का जो त्रिक का नियम था ये असफल क्यों हुआ। तो इनके जो असफलता का मुख्य कारण था वो यही था कि इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 3 ही तत्व ज्ञात किया, या फिर कह सकते हैं इनके द्वारा सिर्फ और सिर्फ 3 ही त्रिक ज्ञात किया जा सका। और इस प्रकार ये त्रिक जो है वर्गीकरण करने में सफल नहीं रहा। इस प्रकार इनका जो सिद्धांत हुआ वो असफल रह गया। इसके बाद फिर 1866 में न्यूलैंड महोदय आए तो इन्होंने एक सिद्धांत दिया जिसको बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। क्या दिया? न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। लेकिन इनका जो कॉन्सेप्ट था वो भी परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। डॉब्राइनर का भी जो सिद्धांत था वो भी द्रव्यमान पर ही आधारित था, और न्यूलैंड का जो अष्टक का नियम था यह भी परमाणु द्रव्यमान पर ही आधारित था। इन्होंने बताया कि अगर हम परमाणु द्रव्यमान को क्या करते हैं, इसके आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। मान लीजिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक। तो इन्होंने बताया कि अगर इस प्रकार से हम इनके आरोही क्रम यानी कि बढ़ते हुए क्रम इनके परमाणु द्रव्यमान को हम रखते हैं तो जो पहला वाला तत्व होगा उसके गुणधर्म 8वें तत्व से मैच खाएंगे, या फिर जो 8वां तत्व होगा इसके गुणधर्म पहले तत्व से मैच खाएंगे। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, इनका जो आरंभ था वो हाइड्रोजन से शुरू हुआ। सबसे कम परमाणु द्रव्यमान तत्व जो हाइड्रोजन है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना है, वो 1 पॉइंट समथिंग है। तो इन्होंने क्या किया, हाइड्रोजन से शुरू किया और 56वां तत्व जो थोरियम है उस पर समाप्त किया। तो इन्होंने पाया कि जो पहला तत्व है या फिर जो 8वां तत्व है, पहले तत्व का गुणधर्म 8वें से मैच करता है, ये जो पहला तत्व है इसका गुणधर्म 8वें से मैच करता है, या फिर जो 8वां तत्व है उसका गुणधर्म पहले वाले से मैच करता है, ठीक। कुछ इस प्रकार। तो जो हमारा संगीत का स्वर है जिसको बोलते हैं सारे गामा पा धा नी सा, तो वो 7 स्वर होते हैं। तो जब हम सा रे, देखो सा रे गा मा पा धा नी, उसके बाद फिर सा आता है, तो सा पहला, उसके बाद 8वें पे फिर सा,
तो इस प्रकार से इन्होंने अपना ये नियम दिया। अब देखिए, इन्होंने बताया कि जो प्रत्येक 8वां तत्व है उसका गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। क्या था? प्रत्येक 8वें तत्व का गुणधर्म पहले तत्व के गुणधर्म के समान है। और इस प्रकार इन्होंने इसकी तुलना संगीत के जो 7 स्वर हैं, जिसको बोलते हैं सारे गामा पाधा निसा, उससे इसकी तुलना की। और इस प्रकार से इसका जो ये सिद्धांत है न्यूलैंड का, इसको हम बोलते हैं न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत। ठीक, तो मैंने बताया पहले कि परमाणु द्रव्यमान को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म होगा, ये देखिए यहाँ पे प्रत्येक 8वें तत्व का जो गुणधर्म होगा वो पहले तत्व के गुणधर्म से क्या होगा? मैच खाएगा या फिर समान होगा। ठीक, अब यहाँ पे इनके जो अष्टक का नियम था उसकी कुछ सीमाएं थी कि इसके बाद ये कारगर नहीं साबित हुआ या फिर उसकी कुछ लिमिटेशंस थी। तो इन्होंने जो ये नियम दिया था ये सिर्फ़ और सिर्फ कैल्शियम तक ही लागू होता था। कहाँ तक? कैल्शियम तक। आप लोग कमेंट करके बताइए कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना है। जो न्यूलैंड का ये सिद्धांत था उन्होंने यही सोच के बनाया था कि 56 तत्व के अलावा भविष्य में और कोई अन्य तत्व नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पे उन्हें ये नहीं पता था कि जो हमारे आने वाली पीढ़ी होगी या हमारे जो आगे के साइंटिस्ट होंगे वो और खोजबीन करेंगे तो और भी तत्व ज्ञात किए जा सकते हैं। तो जो और नए तत्व मिले वो इनके जो अष्टक का सिद्धांत था उसके गुणधर्म से ये मिलते नहीं थे। और ये जो न्यूलैंड का अष्टक का नियम था, यह अष्टक का सिद्धांत था, यह केवल हल्के तत्वों के लिए ठीक प्रकार से लागू हो सका। भारी तत्वों के लिए ये ठीक प्रकार से कारगर साबित नहीं हुआ। यहाँ पे जो आयरन था उसको कोबाल्ट और निकल से दूर रखा गया, जबकि उसके गुणधर्म में समानता है। आयरन को कोबाल्ट एवं निकल से दूर रखा गया, लेकिन यहाँ पे देखा गया कि जो आयरन है उसमें कोबाल्ट और निकल के गुणधर्म के समान समानता पाई जाती है। तो ये इधर ये लोग अपना खेल रहे थे, किसी ने 2-4 नियम दिए, लेकिन ये पूरी तरह से लागू नहीं हो पाए। जैसे जैसे नए तत्व खोजे गए इस प्रकार फिर ये सब सिद्धांत बहुत ज़्यादा सफल नहीं सिद्ध हुए। फिर आते हैं मेंडलीफ। तो जो मेंडलीफ थे इन्होंने तत्वों को उनके मूल गुणधर्म, परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्मों में समानता के आधार पर व्यवस्थित किया। और फिर उन्होंने अपना कार्य आरंभ किया। जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया उस टाइम पे 63 एलिमेंट ज्ञात किए जा चुके थे। कितने? 63 तत्व ज्ञात किए जा चुके थे। और इन्होंने अपनी जो सारणी बनाई उस सारणी में जो परमाणु के द्रव्यमान तथा जो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म के बीच संबंध थे उसके अध्ययन के द्वारा इन्होंने सारणी को बनाया। और इन्होंने जो सारणी बनाई इसमें कुछ ऐसे कॉलम थे जिनको ऊर्ध्वाधर कॉलम, और ऐसे ऐसे जो थी ये सारणी, यहाँ पे जो ऐसे थी इनको पंक्तियाँ कहा गया। तो देखिए जो ऊर्ध्वाधर यानी कि जो वर्टिकल कॉलम्स थे उनको कहा गया ऊर्ध्व स्तंभ, या फिर इन्हीं को ग्रुप या समूह कहा गया। ये देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये जो ऐसे ऐसे खड़े खड़े जो ये खंभे दिख रहे हैं यानी कॉलम दिख रहे हैं, इनको ऊर्ध्व स्तंभ कहा गया, या फिर इन्हीं को ग्रुप या समूह कहा जाता था या कहा जाता है। और ये जो यहाँ पे 36 पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं, इन 36 पंक्तियों को आवर्त कहा गया। ये देखिए ये जो 36 पंक्तियाँ आपको दिख रही हैं, इन 36 पंक्तियों को आवर्त कहा गया। अगर हम नाम दें इनको, देखिए यहाँ पे ये इसको ए दे देते हैं, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया। तो जो ए बी सी डी हैं ये क्या हैं? ये कॉलम है, इन्हीं को ग्रुप या समूह कहा गया। और हम अगर एक इसको नाम देते हैं, इसको 2 नाम दे देते हैं, इसको 3 दे देते हैं और इसको 4 दे देते हैं। तो 1 2 3 4 जो है इनको 36 पंक्तियाँ कहा गया और इन्हीं 36 पंक्तियों को आवर्त कहते हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम। हाँ, यहाँ पे हम बात करते हैं कि इन्होंने ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव किया। क्यों किया? चुनाव इसलिए किया क्योंकि जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हैं ये अत्यंत सक्रिय हैं और ये अधिकांश तत्वों के साथ मिलकर कंपाउंड यानी कि यौगिक बनाते हैं। और तत्व से बनने वाले ऑक्सीजन और हाइड्रोजन तत्व से बनने वाले हाइड्राइड एवं ऑक्साइड के सूत्र को तत्वों के वर्गीकरण के लिए मूलभूत गुणधर्म माना। इसलिए इन्होंने ऑक्सीजन एवं हाइड्रोजन के साथ बनने वाले यौगिकों का चुनाव किया।
अब इसका इन्होंने अवलोकन किया तो पाया कि जो अधिकांश तत्व हैं उनको आवर्त सारणी में स्थान मिल गया। तो इनकी जो ये मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वो थोड़ा कारगर सिद्ध होती गई। यहाँ पे देखा गया कि इनकी आवर्त सारणी में अधिकांश तत्वों को स्थान मिल गया और अपने परमाणु द्रव्यमान के आरोही क्रम में ये तत्व व्यवस्थित हो गए। यहाँ पे ध्यान देना है कि अभी इनका जो आधार है, इस आधार में इन्होंने भी अभी परमाणु द्रव्यमान को ही कंसीडर किया। डॉबराइनर ने भी परमाणु द्रव्यमान को ही कंसीडर किया था, न्यूलैंड ने भी परमाणु द्रव्यमान को ही कंसीडर किया था और सबका सिद्धांत आरोही क्रम ही था, किसी का अवरोही क्रम नहीं। फिर मेंडलीव आए तो उन्होंने अपनी जो मूल आवर्त सारणी दी, यहाँ पे भी इनके वर्गीकरण का जो सिद्धांत था वो भी क्या है, वो भी यहाँ पे देखिए परमाणु द्रव्यमान ही है। क्या है? परमाणु द्रव्यमान और आरोही क्रम। यहाँ पे ध्यान देना एक चीज़, आरोही क्रम, अवरोही क्रम में किसी ने भी नहीं दिया, ठीक। और ये देखा गया कि समान भौतिक और समान रासायनिक गुणधर्म वाले विभिन्न तत्व एक निश्चित अंतराल के बाद फिर आ जाते हैं। जिनका भौतिक और रासायनिक गुणधर्म समान था वो एक निश्चित अंतराल के बाद एक साथ देखे गए या फिर एक निश्चित अंतराल के बाद वो आ जाते थे साथ में। तो जो मेंडलीव का आवर्त नियम था उसी को आवर्त सिद्धांत भी कहा गया। यहाँ पे हम जो आधुनिक आवर्त सारणी है और मेंडलीव की जो मूल आवर्त सारणी है उससे अगर हम तुलना करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है ये तत्वों के बढ़ते परमाणु क्रमांक पर व्यवस्थित है, जबकि जो मूल आवर्त सारणी थी ये परमाणु द्रव्यमान पर व्यवस्थित थी। जो आधुनिक आवर्त सारणी है इसमें 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिनको हमने बताया ग्रुप या समूह कहते हैं, और क्षैतिज पंक्तियाँ कितनी हैं? 7 हैं, जिनको आवर्त कहते हैं। मूल आवर्त सारणी में जो समूह या फिर ऊर्ध्वाधर स्तंभों की संख्या थी वो 8 थी और क्षैतिज पंक्तियों की संख्या 6 है। यहाँ पे आधुनिक आवर्त सारणी में एक बहुत अच्छी चीज़ ये मिली कि जो तत्व के समस्थानिक थे उनके संगत तत्वों को एक ही स्थान पर रखा गया, क्योंकि उनके जो परमाणु क्रमांक होते हैं वो एक समान होते हैं। जो समस्थानिक होते हैं उनके परमाणु क्रमांक जो होते हैं वो एक समान होते हैं, तो इस प्रकार उनको जो है एक साथ रखा गया। जबकि मूल आवर्त सारणी में समस्थानिकों को उचित स्थान नहीं मिला था। फिर हम बात करते हैं कि रासायनिक रूप से असमान तत्वों को, यहाँ पे देखिए जो रासायनिक रूप से असमान तत्व थे उनको आधुनिक आवर्त सारणी में अलग अलग समूहों में रखा गया, जबकि मूल आवर्त सारणी में जो रासायनिक रूप से असमान तत्व थे उनको एक साथ रखा गया। तो इस प्रकार ये मैंने कुछ चीज़ें बताई, बाकी हम आपको मिलेंगे कल की वीडियो में और इसी के आगे हम आपको चीज़ें क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, और जो हमारे चैनल पर नए हों वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।